नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमनेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम भारतीय इतिहास के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वैदिक काल के बारे में जाना, उसका परिचय समझा है ना कि यह वैदिक काल होता क्या है। अब हम वैदिक काल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम आज बात करने वाले हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, है ना। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है और इसको आप ये भी समझ लीजिए कि ये ऐसे डिवाइड किया गया है कि ऋग वैदिक काल के टाइम पे जो महत्वपूर्ण धातुएं थी वो तांबा और कांसा ही थी, पर उत्तर वैदिक काल के टाइम पे लोहे की खोज हो जाती है और मनुष्य के जीवन में क्रांति आ जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो सभ्यता विकसित थी, डेवलप थी, उसके जीवन में, उसके वहां के लोगों में, के रहवासियों के जीवन में क्रांति आ जाती है और ये लोग लोहे की खोज कर लेते हैं और कृषि की ओर अग्रसर हो जाते हैं और पूरी तरह से नया सिस्टम और नई व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल की। पहले हमने देखा कि ये यूरोप के पूर्वी हिस्से से, यूरोप के दक्षिणी हिस्से से, मध्य एशिया से आने वाले लोग थे और यहां पर आकर ये लोग बस गए। तो जब ये मतलब इनका आर्यों का आगमन भारत में ऐसे नहीं हुआ कि एक बार में आए, सारे ग्रुप में चल के भारत में आकर बस गए, ऐसा नहीं हुआ। यह आर्य कई चरणों में भारत में आए, है ना, और धीरे धीरे खिसकते ये भारत के मतलब गंगा दोआब वाले क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल में रहने लगते हैं और अपने शासन को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो जब ये स्टार्टिंग में आए हुए थे तो ये जो हमारा अफगानिस्तान है, पूर्व पश्चिमी भारत का हिस्सा है, जो पंजाब वाला एरिया है, आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान वाले एरिया पे ये सबसे पहले रह रहे थे। और जब वहां पे रह रहे थे, है ना, पाकिस्तान वाले एरिया पे, अफगानिस्तान वाले पे, तो वहां पे मेनली 5 नदियां बहती थी जो आज भी हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, और एक और अफगानिस्तान की एक नदी है। उस नदी के मतलब आसपास के एरिया में रह रहे थे और उस प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनके निवास के बारे में। तो जब सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग रह रहे थे, तब भारत को कहते थे, जिस रीजन पे ये लोग रह रहे थे तब इसे बोलते थे ब्रह्मावर्त। ठीक है, ब्रह्मावर्त कह रहे थे। जैसे भारत का एक प्राचीन नाम है आर्यव्रत। ठीक है, तो आर्यव्रत अब कहा जाता है, भारत का एक प्राचीन नाम है। जब ये पूरे भारत वाले रीजन पे उत्तर वैदिक काल में रहने लगेंगे तो क्या कहा जाएगा? आर्यवर्त कहा जाएगा। ठीक है, और इसके पहले क्या कहा जा रहा था? जब ये सप्त सैंधव प्रदेश में रह रहे थे तो ब्रह्मावर्त भारत को कहते थे। ये तो बात हो गई कि इनके मतलब इनका स्थान कहां था। अब ये स्थान का पता कैसे चला है? स्थान के पता के बारे में ये है कि जैसे जहां आदमी रहता है उनके लिटरेचर का जो सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष हमको यहाँ के नहीं प्राप्त हुए हैं ऋग वैदिक काल के टाइम के, तो एक विशेष ग्रंथ है जो हमारा इनका सिर्फ है ना, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बार बार किसका उल्लेख आया है? किस नदी का? ऋग्वेद में बार बार सिंधु नदी का उल्लेख आया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी के बारे में बात की गई है। तो ऐसा पता चलता है कि सिंधु नदी के आसपास वाले एरिया पे ये लोग रह रहे थे। ठीक है, सिंधु नदी का बार बार उल्लेख आता है। और एक और नदी है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, मतलब सर्वश्रेष्ठ नदी। ठीक है, ऋग्वेद में इन दो नदियों के बारे में बार बार बात की गई है। पर क्या है कि जो गंगा और यमुना, जो आजकल की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं हमारी, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। गंगा के बारे में एक बार, यमुना के बारे में सिर्फ 2 बार बात की गई है ना, तो ज्यादा बात नहीं की गई। तो ऐसा समझा जा रहा है कि मतलब ये इसके बारे में जानकारी जरूर थी उन्हें, पर यहाँ पे वो लोग रह नहीं गए थे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी ये नदियां। ठीक है, जैसे आजकल के हिसाब से गंगा, यमुना, है ना, ब्रह्मपुत्रा, हमारे यहाँ की नर्मदा, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। पर उस टाइम के लिए क्या थी? सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी। ठीक है, तो सब सैंधव प्रदेश में रह रहे थे। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। जो यहाँ इनके मतलब इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ऋग्वेद लिखा गया है बेसिकली संस्कृत में। ठीक है ना। जब ये टाइम पीरियड चल रहा था तब शायद नहीं लिखा गया, इसका बाद में संकलन किया गया है। ऋग्वेद पहली बात तो ये मौखिक रूप से गाया या बोला जा रहा था। ऋग्वेद के लैंग्वेज संस्कृत है। ऋग्वेद में जो सिमिलैरिटीज हैं, ऋग्वेद में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो अवेस्तन और होमर लैंग्वेजेस, होमर जो कवि हैं उनकी रचनाओं में, और अवेस्तन जो ग्रंथ है उनकी रचनाओं में, या फिर उन रचनाओं में जो संस्कृत ऋग्वेद में जो वर्ड यूज किए गए हैं वो हूबहू उसमें भी, अवेस्तन में भी यूज कर दिए गए हैं, और अवेस्तन के कुछ वर्ड हूबहू इसमें भी यूज किए गए हैं। या फिर बहुत सारे वर्ड में क्या है? सिमिलैरिटी आती है, जैसे हमने बात की थी, है ना, अश्व को अस्प बोल रहे थे, है ना, तो लगता है कि एक ही जगह ओरिजिन इनका हुआ है। ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है, पर इसमें द्रविड़ और मुंडा जनजातियों के, मुंडा मतलब जो मुंडा वाला, मुंडा जनजाति का रीजन बेसिकली आज का भारत का पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, आप ये समझ लिए दक्षिणी पूर्वी
किनारे किनारे वाले जो हिस्से हैं पूर्वी क्षेत्रों के, तो वहां पर मुंडा जनजातियां निवास कर रही थी, ठीक है। और दक्षिणी क्षेत्रों में द्रविड़ों का मतलब प्रिवेल था, वो लोग वहां पे स्थायी तौर पर रह रहे थे। हमने पहले भी देखा है, जहां पे एक पीरियड नहीं आता है डायरेक्ट महापाषाण काल के बाद सीधे महाजनपद काल ही आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब वैदिक सभ्यता वहां पर नहीं फैलती है। तो द्रविड़ और मुंडा शब्द भी आ जाते हैं ऋग्वेद में, ठीक है ना। तो ये कहां से आते हैं, ये शायद सिंधु घाटी सभ्यता के थ्रू जो है तो इसमें ऋग्वेद में आ जाते हैं ना। तो बहुत सारे शब्दों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, मतलब इसके 10 पार्ट है, 10 भाग है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। इसमें जो 2 से 7 है, 2 to 7 जो है वो सबसे पुराने हैं, ठीक है, वो पुरानी बातें हैं, पहले लिखे गए हैं। और 1 और जो रिमेनिंग है 1, 8 और 9, 10 ये वाले क्या है, इन वाले को बाद में जोड़ा गया, मतलब 6 पक है। हमने बात की थी जब साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे थे, हमने बात की थी कि 6 पक जोड़ दिए गए हैं, बीच में जोड़ दिए गए हैं, आगे जोड़ दिए गए, पीछे जोड़ दिए गए, तो वही 6 पक है, ठीक है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र की बात की गई है, ठीक है। और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किसकी बात की गई है, वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, ठीक है। तो इस टाइप की बातें हमने जानी कि ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है। और 2 से और 7वां मंडल इसका सबसे पुराना है। और ऋग्वेद में लिखा क्या गया एक्चुअली में, तो ऋग्वेद में बेसिकली क्या लिखे हुए हैं, ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र और सूक्तियां लिखी हुई है। ऋग्वेद के जो मंत्र और श्लोक होते हैं इनको ऋचाएं कहते हैं, है ना। तो ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं ये एक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों द्वारा और जो ब्राह्मण है उनके द्वारा बहुत सारे मंत्र को बोला गया है, अपने शिष्यों को समझाया गया है, बताया गया है। तो उसी का एक संकलन है ऋग्वेद, जिसमें सिर्फ बहुत सारे भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के भगवान इंद्र, अग्नि, वरुण आदि को समर्पित बहुत सारे मंत्र इसमें लिखे हुए हैं ऋग्वेद में। अब आर्यों के मतलब इसकी तो बात हो गई कि ये लोग जो है तो निवास कहां पे कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि इनके बीच कैसी मतलब व्यवस्था थी। तो इनके बीच एक बात निकल के आती है कि जनजातीय संघर्ष, ठीक है। ये पहली बात तो जनजातीय थे, ठीक है ना। जनजातीय मतलब क्या होता है, जनजाति मतलब होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा प्रकृति पे डिपेंडेंट थे, ठीक है ना। जंगलों, पहाड़ों, नदियों पे ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, है ना। तो जनजाति इसीलिए इनको बोला गया। कबीलाई समाज था, एक जगह पे रह नहीं रहे थे, है ना। ये लोग एक जगह रहते थे, फिर कुछ दिन वहां पर रहते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे, इस तरह ये लोग काम कर रहे थे। तो इनके बीच क्या हुआ कि जब ये यूरोप से चल के आया तो जो यहाँ पे लोग रहे थे इनके बीच और उनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, संघर्ष हुआ, क्योंकि यहाँ स्थापित होना था। क्योंकि पहले वाले लोग तो इतनी आसानी से उन्हें रहने के स्थान नहीं देते थे, ठीक है ना। जब 2 रेसेस के बीच में लड़ाई होती है ना, तो उसी टाइप का यहाँ भी कुछ हुआ और हर जगह होता गया इनके साथ। जैसे जैसे ये एशिया में बढ़ते गए वैसे वैसे यहाँ पर संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई। तो सबसे पहले जब एक दास और दस्यु करके शब्द आते हैं इसमें ऋग्वेद में दास और दस्यु के बारे में बात की गई है। एक युद्ध है, उसमें लिखा गया है दिवोदास। दिवोदास का युद्ध किससे होता है, संबर पे विजय प्राप्त करते हैं दिवोदास। भरत क्लैन के राजा थे, भरत कबीला था जो उनके राजा थे। भरत कौन सा कबीला है, भरत वही जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ता है, जिनके वंशजों के नाम पर वही भरत क्लैन था। उनका युद्ध किससे होता है, संबर से। जो दास है, दासों के प्रति तो अच्छा रवैया है, ठीक है ना। दिवोदास करके जो वर्ड है जो इनके लोग थे। दस्यु जो शब्द है, जो इसमें दास तो ठीक है, पर जो दस्यु शब्द है वो शायद यहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि बार बार इन्हीं से युद्ध होता है। इसी का वर्णन ऋग्वेद में बहुत बार किया जाता है दस्यु से ही युद्ध होता है। बहुत बार ऋग्वेद में दस्यु हत्या करके एक शब्द आता है, दस्यु की हत्या की गई है ना। दस्यु की हत्या के बारे में बहुत बार बात की गई है, तो इसीलिए ये समझा गया कि दस्यु यहाँ के मूल निवासी थे और ये आर्य तो दूसरे जगह से आए हुए थे, ठीक है ना। तो इनसे इनका संघर्ष होता है। और एक टाइप का क्या संघर्ष होता है, ये तो इनका जब पहले आए तो बाहर के लोगों से हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि आर्यों में 5 कबीले थे, तो इन 5 कबीलों का मतलब 5 कबीलों को कुल मिलाकर क्या कहा जाता था, पंचजन कहा जाता था। इन पंचजनों का आपस में भी युद्ध होता था, है ना। पंचजन का आपस में भी युद्ध होता था। जब ये भारत में करीब करीब सेटल हो गए तो इनका पंचजन का आपस में भी युद्ध होता था। और इन कबीलों का बाहर के जो यहाँ के लोग थे उनसे भी युद्ध हो रहा था। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के इनके यहाँ संघर्ष जारी थे। एक विशेष युद्ध का वर्णन आता है ऋग्वेद में जिसके बारे में बात की गई है, दशराग युद्ध के बारे में बात की गई है। तो ये दशराग युद्ध क्या है, दशराग युद्ध पौरोष्णी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। इसमें एक भरत क्लैन के जो सुदास राजा थे उनके बीच लड़ा गया था और 10 अन्य राजाओं के बीच में। वो 10 अन्य राजा कौन से थे, 10 में 5 आर्य राजा थे,
इनमें 5 आर्य थे, ठीक है, 5 आर्य समूह के राजा थे और 5 अनार्य राजा थे जो आर्य नहीं थे, है ना। शायद ये युद्ध इसीलिए लड़ा गया हो, भारत पे अधिकार करने के लिए शायद ये युद्ध लड़ा गया हो। तो 5 आर्य 5 अनार्य और एक सुदास थे, एक साइड पे ये सुदास थे। पौरोष्णी नदी के किनारे लड़ा जाता है। आज की जो रावी नदी है उससे पौरोष्णी नदी की सिमिलरिटी दिखती है, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या होता है, जो सुदास होते हैं वो विजयी होते हैं इन 10 राजाओं के ऊपर, ठीक है। तो सुदास इस युद्ध में विजयी होते हैं और जो 5 अनार्य और आर्य राजा थे इनमें सबसे बड़ा जो क्लैन था, जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे पुरु, ठीक है। अब इन लोगों में जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे पुरु थे। तो पुरु और सुदास संधि कर लेते हैं। पुरु और सुदास जब संधि कर लेते हैं, सुदास और पुरु संधि कर लेते हैं और एक नए राजवंश की स्थापना होती है इसके द्वारा, कुरु, ठीक है। आपने देखा होगा इस कुरु को, तो आपने सुना ही होगा, महाभारत का जो युद्ध था कौरव पांडव थे, कुरु वंश से संबंधित थे। अब कुरु और पांचाल आपस में मिलते हैं और एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं, जो राजवंश उत्तर वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और गंगा यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में मतलब यहां पर प्रशासन स्थापित करता है, अपना शासन स्थापित करता है। कौन? कुरु और पांचाल वाले मिलकर। इन्हीं के बारे में आगे चल के बात होती है और यही वाली कहानी लिखी गई है महाभारत में, कुरु की, ठीक है ना, कुरुओं की कहानी लिखी गई है। तो इस प्रकार ये जो आर्य लोग थे इनके बीच में बहुत सारे युद्ध भी हुए आपस में भी, और नए लोगों से और यहाँ के भी लोगों से इनके बहुत सारे संघर्ष, कन्फ्लिक्ट होते रहे। तो इस प्रकार हमने इनके संघर्ष की बात की। अब हम देखेंगे कि इन लोगों की मतलब आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये लोग कैसे जीवन यापन कर रहे थे, जीवन यापन के लिए किन चीजों का उपयोग कर रहे थे, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मेनली आपने देखा हुआ है कि पहले जो लोग थे जैसे ताम्र पाषाण कालीन, तो ये कृषि पे निर्भर हो गए थे, ठीक है ना। फिर हड़प्पा सभ्यता वाले लोग व्यापार पे निर्भर थे, है ना, व्यापारी यहाँ पे मेन भूमिका निभा रहे थे। तो अब क्या होगा, जो ऋग्वैदिक टाइम के लोग थे ये पशुचारण करते थे। ये तो आपने समझा ही है कि जो आर्य है वो पशुचारण पर पशुओं को चराने का काम करते थे। बहुत सारे पशु इनके पास पशु थे और इन्हीं को ये लोग चराते थे, ठीक है ना। अभी ये लोग कृषि के बारे में इनको जानकारी जरूर हो गई, ठीक है, ये कृषि कर रहे थे, पर कृषि किस चीज के लिए कर रहे थे, कृषि खाद्यान्न के लिए ये लोग नहीं करते थे। कृषि का काम खाद्यान्न नहीं होता था, कृषि चारा उगाने के लिए करते थे, ठीक है, अपने पशुओं को चारा खिलाते थे। और जो पशुपालन भी था, ये पशुपालन मतलब दूध के लिए या पशुओं से प्राप्त होने वाले चीजों, खाद्यान्नों के लिए नहीं कर रहे थे। ये पशुपालन सिर्फ मांस के लिए कर रहे थे, इनका दूध ये लोग नहीं लगा रहे थे। जैसे हम ताम्रपाषाण कालीन लोगों के बारे में हमने बात की थी। तो ये लोग खेती का ज्ञान हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लकड़ी के प्लगशेयर, फाल, है ना, जिससे खेत जोते जाते हैं, वो प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में लोग खेती के बारे में जान गए थे। तांबे और कांसे का अच्छा उपयोग ये लोग कर रहे थे, कर्मकार बहुत सारे यहाँ पर हो गए थे। और एक बात जो निकल के आई है कि अश्वों के कारण ही वैदिक काल या फिर वैदिक काल के लोग आगे बढ़े और विजय प्राप्त की। किसके कारण? अश्वों के कारण। तो अश्वचलित रथ के कारण। तो जो अश्वचलित रथ थे तो उनके कारण क्या हुआ है, इनकी विजय का श्रेय अश्वचलित रथों को दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे रथकार भी हुए हैं जो रथ बनाने का काम करते हैं। बहुत सारे कर्मकार हुए हैं जो धातुओं का काम करते थे, क्योंकि तलवार, भाला, बहुत सारे कवचों से ये लोग, इनको सेनाएं जो लोग थे वो युक्त हुआ करते थे। तो और एक वर्ड है सूत, सूत का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। सूत मतलब होता है घोड़ा चलाने वाला, रथ चलाने वाले को, जो रथ चलाता है उसे क्या बोलते हैं? सूत। महाभारत में एक घटना है कर्ण, है ना, कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है, क्योंकि जो उनके पिता थे जहां पे उनका पालन पोषण हुआ तो वो एक सूत थे, मतलब रथ चलाने वाले थे, तो इसीलिए उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। तो इस प्रकार सूत भी थे। और जो तांबा और मतलब कांसे, तो अवशेष तो प्राप्त नहीं हुए, सीधे तांबा और कांसा नाम नहीं लिया गया। पर ऋग्वेद में आयास करके शब्द बार बार यूज किया गया, जो किसी धातु के लिए यूज किया गया है। तो ऐसा समझा गया है कि ये शायद तांबा या फिर कांसे के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में बहुत प्रकार से ये लोग पशुचारण या फिर एक देहाती अर्थव्यवस्था ही थी, इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कोई शहरी या नगरी अर्थव्यवस्था नहीं थी।
और एक बात है कि इसमें व्यापार का कोई उल्लेख नहीं आता, ऋग्वेद में व्यापार जैसे कोई शब्द का उल्लेख नहीं आता है, क्योंकि व्यापार ये लोग कर भी नहीं रहे थे। क्योंकि क्या है कि व्यापार करने के लिए एक सिस्टमैटिक एक जगह पे रहना पड़ता है ना, तो ये घुमंतु लोग थे, एक जगह घूम फिर रहे थे ना, आगे बढ़ते जा रहे थे, एक जगह पे कभी किसी जगह पे स्थायी रूप से नहीं रह रहे थे। तो इनके यहाँ शायद कुछ एक्सटर्नली कुछ व्यापार होता रहा हो आपस में, है ना, ये लोग कुछ व्यापार करते रहे हो, पर किसी बाहर के व्यापार से, बाहरी लोगों के व्यापार से इन लोगों का कोई मतलब महत्व ज्यादा नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, ये लोग जैसे सिंधु घाटी वाले बाहर के लोगों के साथ व्यापार कर रहे थे, तो जो ऋग्वैदिक या फिर वैदिक काल के लोग हैं, ये लोग व्यापार पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। व्यापार का शायद यहाँ पर अभी व्यापार इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था। और क्या है, जैसे एक शब्द का उल्लेख आता है समुद्र का, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आज समुद्र को बोला जाता है, तो समुद्र का उल्लेख आता है बार बार। तो जो ये रीजन पे रह रहे थे वहां पे समुद्र तो नहीं है, ठीक है, ये जहां से आए हुए थे वहां पर तो जरूर समुद्र था, पर जिस रीजन पे मतलब बात कर रहे हैं तो वहां पे समुद्र की बात, ये समुद्र तो था नहीं जहां पे रह रहे थे, तो ये बार बार ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख आया। तो समुद्र का मतलब ये समझा गया कि विशाल जल राशि, जहां बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, उस जगह को ये लोग क्या बोल रहे थे, समुद्र बोल रहे थे। इनमें बहुत सारे ऋग्वैदिक श्लोकों में अतिशयोक्त की बात की गई है, एक्सैगरेट कर दिया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को बताया गया है। सहस्त्र करके एक शब्द है ना, सहस्त्र एक नंबर का वर्ड होता है, नंबर के बारे में इंडिकेट करता है, मतलब सहस्त्र मतलब होता है 1000, ठीक है, सहस्त्र मतलब होता है 1000। तो 1000 गायों की बात की गई है कि किसी के पास 1000 गाय है, 1000 गायों की चोरी हुई है, 1000 घोड़े हैं, हाथी हैं, ऐसी बात कही गई है। या फिर किसी राजा के यहाँ 1000 दुर्ग हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इतना बड़ा तो रीजन ही नहीं था। तो सहस्त्र का उपयोग बार बार कभी कभी अतिशयोक्ति में भी सहस्त्र शब्द का उपयोग इनके द्वारा ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में कर दिया गया है। इस प्रकार इनकी अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर पशुचारण पर निर्भर थी और कृषि कर रहे थे, पर खाद्यान्न के लिए नहीं कर रहे थे। तो हमने इनकी अर्थव्यवस्था को जाना। अब हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, है ना। तो आज के लिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में हम इनके राजनीतिक धार्मिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू।